आज से हम पूरी फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टारगेट रहेगा 11th 12th बोर्ड एग्जाम्स और नीट जेडब्ल्यू के लिए। तो 11th 12th स्टूडेंट्स के लिए हम नई उम्मीद लेके आए हैं। इसमें हम फिजिक्स के दोनों चीज़ें, कंसेप्ट और न्यूमेरिकल सॉल्विंग पावर पे फोकस करेंगे। हर कंसेप्ट के बाद न्यूमेरिकल्स होंगे ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, और हर चैप्टर के बाद हम नीट और जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे ताकि चैप्टर को आप पूरे डिटेल में समझोगे। ये जो पूरी सीरीज है ये 11th और 12th फिजिक्स के लिए रहेगी। तो पहले जाके हम 11th से स्टार्ट करते हैं। तो 11th में जो पहला स्टार्टिंग चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन, जिसको हम फिजिकल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। इसमें हम देखेंगे बेसिक फिजिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ऑल द थिंग्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पहली टर्म से। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज सिंपली ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। जो भी यूनिवर्स में नेचुरल फिनोमिना होता है उसको समझने के लिए उसके पीछे फिजिक्स है। हम छोटी चीज से बड़ी चीज तक हर चीज के पीछे फिजिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं एक गाड़ी मोशन में होगी, ओके, तो जब हम इसको स्टॉप करेंगे, अगर हम स्टॉपिंग द कार करेंगे तो हमें किस चीज की, तो हमें फ्रिक्शन इसमें लगेगी, तो इसके पीछे फिजिक्स है। अगर हम प्लैनेटरी मोशन की बात करते हैं, प्लैनेट्स कैसे सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सन एंड फॉर्मेशन ऑफ डे एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट कैसे होता है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या है, प्लैनेटरी मोशन, जो हम ग्रेविटेशन के नाम से देखते हैं, तो उसके पीछे भी फिजिक्स है। अगर हम ब्लू कलर ऑफ स्काई की बात करते हैं, रेन कैसे पड़ती है, ऐसे बारिश कैसे पड़ती है, तो आप बोलते हो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बारिश पड़ती है। वाटर बॉडीज से लैंड एरिया में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो बारिश पड़ती है, ठीक है। या हम बोलते हैं कि जब हम चाय ठंडी होती है तो आप बोलते हो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कूलिंग होती है, तो ये हम थर्मोडाइनमिक्स में देखेंगे, तो इसके पीछे भी फिजिक्स है। या अगर हम बात करते हैं एक एरोप्लेन की, वो कैसे चलता है, आप बोलते हैं उसमें क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, जो हमें बर्नौली समझाता है, बर्नौलीज थ्योरम। प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक जहाज कैसे चलता है, ठीक है। तो इसके पीछे भी थर्मोडायनेमिक्स है, जो फिजिक्स का एक ब्रांच है। तो आप देख रहे हो हर चीज के पीछे फिजिक्स है। एक माइक्रो छोटी चीज से मैक्रो पार्ट तक हम फिजिक्स से इस चीज को समझ लेते हैं। या अगर हम बात करते हैं कि इंसेक्ट्स कैसे वाटर के ऊपर चलते हैं, आप बोलते हैं कि जो ऊपर लेयर होती है वो स्ट्रेचड होती है, वो ऐसे, उसके पीछे एक फोर्स होता है, तो एक सरफेस टेंशन की वजह से छोटी चीज से बड़ी चीज तक जो हमें इस यूनिवर्स में समझनी है, तो उसके पीछे फिजिक्स है। ओके, तो दैट मीन्स हम बोलते हैं ये जो फिजिक्स है, यहां से एक और टर्म, इट इज laws and principles, laws and principles to understand, yeah, we can say which governs physics, to govern universe। यूनिवर्स को समझने के लिए हमारे पास कुछ सिद्धांत और उसूल हैं, जिसकी वजह से हम पूरे यूनिवर्स को समझ सकते हैं। तो मैंने अभी बोला गाड़ी कैसे रुकती है, फ्रिक्शन की वजह से, प्लैनेटरी मोशन में फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, तो आप बोलते हैं ग्रेविटेशन की वजह से, स्काई इज ब्लू, फॉर्मेशन ऑफ रेन कैसे पड़ता है, या एक वाटर बॉडी कैसे हॉट से कोल्ड, कोल्ड से हॉट, तो आप बोलते हैं न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग, एरोप्लेन कैसे चलती हैं, ठीक है। इन सब के पीछे फिजिक्स है। और एक हम समझ सकते हैं, इट प्रिडिक्ट्स पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल देखो, फ्यूचर को कैसे हम समझ सकते हैं, अगर हम अर्थ से दूसरे प्लेनेट तक एक सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो हम आज भेज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आज डेट है 2 अप्रैल, तो हमें पता है कि ये 2 मंथ के बाद यहाँ पे लैंड करेगा, तो हम पहले ही प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि ये 2 मंथ के बाद यहाँ पे जाएगा, तो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम पास्ट की बात करते हैं, मान लो
एक बुलेट से, एक गन से मैंने बुलेट फायर किया, तो जब ये ब्लॉक को टारगेट करेगा, टारगेट के बाद अगर आपको देखना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, टारगेट होने के बाद इसकी वेलोसिटी, आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो आप पास्ट को यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी तरह मान लो प्लैनेटरी मोशन, आप कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो, आपको पता है कि कितना डिस्टेंस आप इसको फेंक रहे हो, आप फ्यूचर को इस चीज़ से देख रहे हो। तो दैट मीन्स सिंपली फिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद नेचर, हर नेचुरल फिनोमेना के साथ जो डील करता है उसके पीछे फिजिक्स है, या कुछ लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर देता है। वी कैन से फिजिक्स इज फीलिंग, जो फिजिक्स है उसको हम फिजिक्स इज फीलिंग। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और चीजों को। फिजिक्स में दो ब्रांचेस हैं, एक है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। पहले मैक्रो की बात करें, मैक्रो मतलब लार्ज, मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, जिसमें हम बड़े मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करेंगे। गाड़ी की मोशन, गाड़ी कैसे चलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में, जब उनके साथ डील करेंगे तो वो मैक्रो में आता है। इसका दूसरा नाम है क्लासिकल फिजिक्स भी। ओके, चलिए देखते हैं इसके सब ब्रांचेस क्या क्या है। पहला है इसका मैकेनिक्स, जो 11th का पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स, ये भी 11th में हमें स्टडी करना है। ऑप्टिक्स, ये 12th में हमें स्टडी करना है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये भी हमें 12th में स्टडी करना है। मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है, हमें मोशन पढ़नी है, जिसमें लीनियर मोशन होगी, रोटेशनल मोशन होगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन एंड ऑल द थिंग्स। जब हम इन चीजों को यहां पे पढ़ेंगे तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। ठीक है। दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स, जब हम बात करते हैं हीट की, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्टीम इंजन की। अगर हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करें, रेफ्रिजरेटर, स्टीम इंजन एटसेट्रा, तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे कहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स में, जहाँ पे हम टेम्परेचर डिफरेंस, हीट डिफरेंस या बाकी चीज़ों को देखते हैं। थर्ड है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपको पता है, ये हमने 10th में भी देखा है, इसमें हम लाइट के साथ डील करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, तो इन सब चीज़ों को जब हम स्टडी करेंगे उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑप्टिक्स, या माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब को हम कहाँ पे, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जब हम चार्ज की बात करेंगे, चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे, या मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन सब की जब आप बात करेंगे तो इस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, तो ये हम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि बड़ी ऑब्जेक्ट्स को हम जब हम स्टडी करेंगे उसको कहते हैं मैक्रो फिजिक्स, मैक्रो। ठीक है, अब हम माइक्रो की बात करते हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल, स्मॉल दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसका दूसरा नाम है क्वांटम फिजिक्स भी। क्या है, क्वांटम फिजिक्स। इसमें क्या आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, तो न्यूक्लियस की बात करते हैं। जब इन, या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, जब हम इन चीज़ों को डील करेंगे, चीज़ों के साथ डील करेंगे, या सेमीकंडक्टर्स में फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स कैसे होता है, सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल कैसे बनते हैं, या लॉजिक गेट्स कैसे काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, ये आते हैं माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो यानी कि स्मॉल लेवल पे। हाँ, क्योंकि पार्टिकल जो है वो स्मॉल लेवल पे हम देखते हैं। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई है। लेट्स मूव ऑन। अब हम दो प्रिंसिपल्स देखते हैं जहाँ पे फिजिक्स काम करती है। व्हाट इज यूनिफिकेशन, पहला जो है इसका है वो है यूनिफिकेशन। दैट मीन्स कुछ यूनिक आइडेंटिटी है जो बहुत सी चीज़ों को पहचानती है। ये बोलता है टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कंसेप्ट्स और लॉज। ये बोलता है कि हमारे पास अगर कोई एक कंसेप्ट होगा
ये बहुत से कंसेप्ट्स को जब डिफाइन करेगा, इसको कहते हैं यूनिफिकेशन। मान लो ये एक कंसेप्ट है, इसने 4 कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया, इसको कहते हैं यूनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं कि प्लैनेट जब रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ये सन है तो इसके पीछे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, या मून अराउंड द सन, हमारे पास अर्थ है, इसके इर्द गिर्द मून चलती है, ठीक। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा। या फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अर्थ पे जब हम ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि उसके पीछे भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इन सारे कंसेप्ट्स को कौन एक्सप्लेन करता है? न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक लॉ इन तीनों कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, इसको कहते हैं यूनिफिकेशन। ओके, हम और एक एग्जांपल लेंगे। हमारे पास है मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये थोड़ा अभी आप इस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक करंट को समझना होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, थोड़ा थोड़ा 10th में आपका आइडिया होगा इन चीज़ों का, या आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन सारे कंसेप्ट्स को हम मैक्सवेल के कुछ इक्वेशंस से डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम इन मैक्सवेल इक्वेशन से समझ सकते हैं। तो ये जो मैक्सवेल एक कंसेप्ट हैं जो डाइवर्स फिनोमेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इनको डिफाइन करता है। या चलो हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो ये कंसेप्ट कैसे बर्नौलीज थ्योरम को एक्सप्लेन करता है। या हम बात करते हैं कि कोल्यूजन, कोल्यूजन में कैसे होता है, या फॉलिंग बॉडी में एनर्जी हर बार कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इन सारे कंसेप्ट्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें समझाता है, तो इसको कहते हैं क्या? यूनिफिकेशन। इन शॉर्ट, जब एक छोटा कंसेप्ट बहुत से कंसेप्ट्स को समझाएगा, उनको हेल्प करेगा समझने में, तो उसको कहते हैं यूनिफिकेशन। अब है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म इज द अपोजिट ऑफ यूनिफिकेशन। दैट मीन्स जो बड़ा सिस्टम है उसको रिड्यूस करते हैं। हम एक माइक्रोस्कोपिक जो बड़ा सिस्टम हो उसको समझते हैं कहाँ, कैसे? एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अगर हमें इस बड़े सिस्टम को समझना होगा, हम इस छोटे से पार्ट को समझते हैं, तो उसके बिना पे हम बोलते हैं कि ये सिस्टम का बिहेवियर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, पूरे यूनिवर्स में मान लो टेम्परेचर या किसी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा होगा, तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटे से सिस्टम को टेम्परेचर, प्रेशर या एनर्जी को समझते हैं। जब हम इस चीज़ को समझते हैं, इसी के बिना पे हम बड़े सिस्टम का बिहेवियर समझते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर देखोगे, एक जनरल टर्म है टेम्परेचर ऑफ लार्ज एरिया। कैसे? हम एक छोटे एरिया को देखते हैं, तो उसी के बिना पे यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा। तो ये काइनेटिक थ्योरी, पूरी काइनेटिक थ्योरी को समझाते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, यूनिफिकेशन एक छोटा कंसेप्ट बहुत कंसेप्ट्स को समझाता है, दैट इज यूनिफिकेशन। रिडक्शनिज्म एक बड़े कंसेप्ट को समझने के लिए उसके छोटे से पार्ट को समझते हैं, तो जिसकी वजह से हम उसको भी बाद में देख लेते हैं या उसको समझते हैं, उसको कहते हैं रिडक्शनिज्म। अब देखते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में कितना कनेक्शन है। आपको पता है दिन ब दिन टेक्नोलॉजी की वजह से सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट है, सोसाइटी कितनी डिपेंडेंट है इस टेक्नोलॉजी पे। सिंपली लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, जब हमने सैटेलाइट भेजा है तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ, या वेदरिंग, हम पहले ही फ्यूचर देख सकते हैं क्या कल का मौसम क्या है, परसों का मौसम क्या है, या हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ और सोसाइटी को, लोगों को कनेक्टिविटी बढ़ गई, तो लोगों को फ़ायदा हो गया। तो हमें पता है इसका डार्क साइड भी है, लेकिन हम पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं। एडवांस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। किसकी? सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हम सिलिकॉन चिप्स की बात करते हैं। तो चिप्स आप देखते हो मोबाइल फ़ोन्स में, कंप्यूटर्स, उसके बिना चलेंगे नहीं। तो लोगों को कितना सहूलियत हो गई, कितने डिपेंडेंस हो गई लोगों को इन टेक्नोलॉजीज़ पे। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गए तो रेडियो, टीवी, राडार, तो ये थोड़ा काम में आ गए। तो ये भी लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो इन सब चीज़ों को फिजिक्स समझाते हैं, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी जन्म लेती है और सोसाइटी में हेल्प कर देती।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब फैराडे ने बोला कि एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसे एक रॉड में करंट डेवलप होती है जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट, तो फिजिक्स के बिना पे हमने ये चीज़ समझी है। तो इसके तर्ज पे हमने बनाया ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर, और डेली लाइफ में आप देख रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस कितना है। एक्सरे, मेडिकल फील्ड में किसी का भी हड्डी टूट जाती है तो हम एक्सरे करके उसका पता लगा के और उसका इलाज करते हैं और लोगों को सहूलियत आ जाती है। या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, कैसे बल्ब्स, लैंप्स, या आजकल के आप सोलर पैनल्स को देख लेते हैं, जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो वो सोलर एनर्जी पड़ती है तो वो लाइट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, तो लोगों को और सहूलियत हो गई इन चीज़ों से। या हीट एनर्जी इनटू वर्क, कैसे पहले आप देखते हैं हीट इंजन, कैसे हम इंजन को हीट देते थे तो वो हेल्प करते थे हमें चीज़ों को चलने में, ठीक है। तो पुराने ज़माने में हम हीट इंजन ऐसे यूज़ करते थे। चलो आज तो एडवांसमेंट है, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना पे या मैग्नेटिक फील्ड के तर्ज पे बनाते हैं चीज़ों को, लेकिन ओवरऑल हर चीज़ से जिसमें फिज़िक्स ने रोल लिया है, जिसने फिज़िक्स में पार्ट लिया है, और टेक्नोलॉजी की वजह से सोसाइटी में बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा और सोसाइटी की लाइफ ईजी हो गई। छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ तक आज लोगों की लाइफ में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। चलिए अब हम देखते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। यूनिवर्स में अभी चार ही फोर्सेस देखे गए जिनको हम फंडामेंटल फोर्स के नाम से जानते हैं। देखते हैं एक एक करके। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, 9th में थोड़ा सा आइडिया होगा। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द मास बॉडीज। यूनिवर्स में जब भी मास बॉडीज होंगे उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट m1 है, इसका मास है m2, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है r, ठीक है। तो न्यूटन ने बोला इनके दरमियान क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स होगा g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये मास डिपेंडेंट होता है, जितना मास ज़्यादा होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना फोर्स कम होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। मैंने इसमें सारी प्रॉपर्टीज ऐड की ताकि आपको कोई भी प्रॉपर्टीज में छूट ना जाए। पहले मैंने बोला ये खाली अट्रैक्टिव फोर्स, ये क्या है, ये ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है। और ये टर्म याद रखना, दिस इज वीकेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स। चारों में से क्या है, ये सबसे वीकेस्ट है, वीकेस्ट फोर्स, इसको स्टार कर देना। नेक्स्ट इज नॉन कंटैक्ट फोर्स, दैट मीन्स ये दूर से भी अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं। जैसे हमारे पास सन है और एक अर्थ इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, स्टिल इनकी ये बहुत दूर है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये नॉन कंटैक्ट है। तो ये कंटैक्ट में जरूरी नहीं कि तब फोर्स होगा, ये बहुत दूर होंगे तब भी ये फोर्स होगा, ओके। ये लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज मतलब अभी मैंने बोला कि ये अर्थ अगर बहुत दूर है सन से, स्टिल ये फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत दूरी से भी है। लॉन्ग रेंज, लार्ज डिस्टेंस में भी अपना इम्पैक्ट दिखाएगा, इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स होता है कि इसका जो इम्पैक्ट होता है फ्रॉम द एक्सीज ऑफ मास बॉडीज पे ज्यादा होगा, तो इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड क्या होता है, कंजर्व होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। कंजर्व क्या होता है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिए हैं, प्लैनेट, फोर्स बिटवीन प्लैनेट्स एंड अर्थ, या मून एंड, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला अर्थ और जो प्लैनेट हैं सन के दरमियान यही फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये मास बॉडीज हैं तो दूर से ही होते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। और ये वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। अब दूसरा फोर्स है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या है, ये अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स होता है बिटवीन चार्जड बॉडीज कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 Q2, 10th में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा तो उसी के तरह से मैं बताऊंगा। अगर चार्जेस के दरमियान दो चार्जेस हमारे पास होंगे, उनके दरमियान जो फोर्स होगा तो वहां पे एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स ये डील करता है चार्जेस के साथ। अगर चार्जेस रेस्ट में होंगे तो इनके दरमियान फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। दिस इज द एनालॉग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एट द सेम टाइम अगर चार्ज मोशन में होगा विद वेलोसिटी v और इसको मैंने रखा मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे भी फोर्स पड़ेगा, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। वो फोर्स किसके बराबर होता है, चार्ज, वेलोसिटी
एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब इन दोनों को कंबाइनड देखते हैं तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये वाला खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब चार्जेस रेस्ट में होंगे। ये वाला कौन सा फोर्स है? जब चार्ज मोशन में होगा। इन दोनों को जब हम एक साथ पढ़ते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो प्रॉपर्टीज की तरफ देखते हैं। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव भी होगा, ये रिपल्सिव भी। अगर सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव होगा, अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्टिव होगा। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10 पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट, तो ये कितना स्ट्रॉन्ग है? 10 पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख लेना। अगेन नॉन कंटैक्ट फोर्स, दूर से भी इसका फोर्स ऑफ एग्जिस्ट होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स, अगेन एट लार्ज डिस्टेंस ये फोर्स का इम्पैक्ट दिखाते हैं। सेंट्रल फोर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द सेंटर, इनका इम्पैक्ट, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। और कंजर्व्ड फोर्स अगेन पाथ के रिलेटेड है। ठीक है, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, आपको पता है न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इसके शेल में होता है, तो इनके दरमियान जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई है। लेट्स मूव ऑन। ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए थर्ड फोर्स को देखते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर यहाँ पे आते हैं तो ये कहीं न्यूक्लियस से रिलेटेड है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो आपको पता है न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, इनके दरमियान जो फोर्स होता है इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान भी हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी हो सकता है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये पूरा न्यूक्लियस में होता है। जो साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है? साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है हमें पता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 10 पावर -15 मीटर, जिसको हम 1 फर्मी भी बोलते हैं। दैट मीन्स इसी के अंदर अंदर, इतनी ही डिस्टेंस के अंदर अंदर ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस बढ़ गई, तो ये फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला, ये अट्रैक्टिव फोर्स विद इन द न्यूक्लियस, विद इन द न्यूक्लियस अट्रैक्टिव है। ठीक है, और बाद में ये अगर विद इन द न्यूक्लियस दैट मीन्स इतने साइज में ये एग्जिस्ट करता है। अगर साइज ज़्यादा होगा तो ये न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इसको स्टार मार्क करना है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स फ्रॉम ऑल द फोर फोर्सेस, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ओके, ये 10 पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को रेफरेंस मार्क दिया है। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स है वो कितना था? वो था 10 पावर 36, और ये कितना है? 10 पावर 38 स्ट्रॉन्गर है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चार्ज इंडिपेंडेंट। शॉर्ट रेंज है, पहले वाले क्या थे? वो लॉन्ग रेंज है, दूर से भी वो इम्पैक्ट दिखाते हैं, लेकिन ये बहुत नज़दीक होने चाहिए। कितने नज़दीक? इनके दरमियान डिस्टेंस 10 रेज पावर -15 से भी कम होना चाहिए। दैट मीन्स ये विद इन द न्यूक्लियस होने चाहिए शॉर्ट रेंज फोर्स। तो मैंने बोला 10⁻15 मीटर में होना चाहिए, इसको हम 1 फर्मी से भी जानते हैं। नॉन सेंट्रल फोर्स, ये सेंटर टू सेंटर हेड ऑन नहीं करती, साइड वाइज भी अट्रैक्ट करते हैं। इसी लिए आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस ऐसे बनता है। ठीक है, अगर ये सेंटर टू सेंटर तो ये सारे ऐसे कोलाइड करते, ये एक पैटर्न बनाते। तो ये रैंडमली ये नॉन सेंट्रल हैं, तो ये साइड वाइज भी अट्रैक्शन दिखाते हैं। नॉन कंजर्व्ड फोर्स, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। वो दो थे कंजर्व्ड और ये क्या है? नॉन कंजर्व्ड। चलिए देखिए, इसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन ये वीकेस्ट नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। थोड़ा सा मैं इसको आइडिया देता हूँ। इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स के दरमियान क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखो, बीटा डिके एक स्पॉन्टेनियस डिके है। स्पॉन्टेनियस एक जो न्यूट्रॉन होता है वो डिके होता है, वो टूट जाता है। किसमें? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। ये पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये एंटी न्यूट्रिनो और बीटा पार्टिकल के दरमियान क्या होता है? ये जो फोर्स होता है इसको कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो, क्योंकि न्यूक्लियस में होता है, ठीक है,
तो न्यूक्लियस में ये सारा इमिशन स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस डिके होता है। तो 10⁻⁻15 में ही ये फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फोर्स बिटवीन न्यूट्रिनो एंड बीटा पार्टिकल, जो दूसरा बीटा पार्टिकल है उनके दरमियान, कुछ जगह पे लिखा है बिटवीन न्यूट्रिनोज एंड एंटी न्यूट्रिनोज, न्यूट्रिनो प्लस एंटी न्यूट्रिनो, उनके दरमियान जो फोर्स होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो मैंने अभी बोला प्रॉपर्टीज, विद इन द न्यूक्लियस होता है, अगेन 10⁻⁻15 के अंदर अंदर होता है, ठीक है। सेकंड वीकेस्ट फोर्स, सबसे ज़्यादा वीकेस्ट कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेकंड वीकेस्ट है। तो ये क्या है, 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, 10⁻⁻15 में एग्जिस्ट करता है। ओके, चलिए थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट को देखते हैं। देखो अगर ऑर्डर की बात करते हैं, कौन ज़्यादा है, कितना है, क्या है, ठीक है। मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को रेफरेंस मान के इसको 1 दिया है, ठीक है। ये जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये इससे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ये ज़्यादा स्ट्रांग है, कितना है 10⁻25, ये इससे बड़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये इससे कितना बड़ा है, 10⁻36 टाइम्स बड़ा है। और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ये कितना है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है 10⁻38 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है। सबसे स्ट्रांग कौन है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स भी रख सकते हैं यहाँ पे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे रख सकते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर फोर्स। अगर उल्टी डायरेक्शन में रखेंगे, इसको मैं 1 मार्क करता हूँ, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये 10⁻⁻2 इससे क्या होगा, वीकर होगा। और वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना होगा, 10⁻⁻13 इससे वीकर होगा। और ये कितना होगा, 10⁻⁻13 किससे, जिसको हम रेफरेंस मान के चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को गोल्डस्मिथ ने। न्यूट्रॉन को किसने, चैडविक ने। हमारे इंडिया में एक नोबेल प्राइज विनर है जो फिजिक्स में, जिसका नाम है सीवी रमन। इसको नोबेल प्राइज मिला था किसमें, स्कैटरिंग में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा छोटे से और कंसेप्ट हैं। पहला है इसमें कंजर्वेशन लॉज, इनको देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने अभी तक देखा होगा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड। इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। अगर मैं एक सिस्टम की बात करता हूँ, इसका जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, वो कंजर्व रहती है। देखो इसको हम ऐसे समझते हैं, कंजर्व मतलब थ्रू आउट द होल प्रोसेस इसका एनर्जी सेम रहती है। ऐसे समझते हैं फॉलिंग बॉडी। मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर से नीचे तक छोड़ दिया। आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे होता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जब मोशन में होगा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इसको हम टोटल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब ये हाइट पे होगा, मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो मान लो 10 रखा मैंने, अब ये यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। तो कितना होगा टोटल एनर्जी, 10। अब थोड़ा नीचे आएगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि हाइट घट गई तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो डिक्रीज हो गया, मैंने 5 रखा, तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी इसमें आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो टोटल कितना रहेगा, 10। ओके, अगर हम इस पॉइंट पे बात करते हैं नियर द सरफेस, ठीक है, यहाँ पे हाइट 0 है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पे 0 होगी। तो यहाँ पे जब ये जमीन को हिट करेगी, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो मैं मान लेता हूँ 10 होगी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी 10। तो यहाँ ड्रॉपिंग पॉइंट से पूरे जमीन तक इसको थ्रू आउट द होल प्रोसेस एनर्जी सेम रही, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या, ये जो सिस्टम है ये आइसोलेट है, ठीक है, इसको किसी डिस्टर्बेंस, बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं, इसको आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। तो थ्रू आउट द होल प्रोसेस एनर्जी हर पॉइंट पे सेम रही, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऐसे ही वाटर टैंक में अगर कोई बिल्डिंग में वाटर होता है, जब वो नीचे आता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, खाली एक्सचेंज होता है लेकिन ओवरऑल एनर्जी सेम रहती है। ओके, चलिए इसको समझते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगेन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कंजर्व, इसमें न्यूक्लियर फिशन कैसे, एक न्यूक्लियस टूट जाता है तो वो डिफरेंट न्यूक्लियस में बन जाता है, लेकिन ओवरऑल इसका चार्ज क्या रहता है, सेम। यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल से बोलता हूँ, ये 10th में आपने देखा हो, अगर आपके पास एक रॉड है और सिलिका कपड़ा है तो ये सिस्टम बन जाता है, ये एक सिस्टम है। मान लो ये भी न्यूट्रल है, इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर है, इस पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज 0 होगा। अब मैंने इनको क्या कराया, मैंने इनको कराया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या हुआ,
ड्यू टू द नेचर ऑफ द मटेरियल जो रॉड है इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, मान लो +4 कूलम, और स्लिक पे कितना आया -4, ठीक है। अगर हम टोटल चार्ज की बात करें कितना आएगा, +4 -4 तो कितना आएगा 0। तो ओवरऑल चार्ज पहले जो था तो बाद में भी वैसा ही रहा, ठीक है। अगर पहले इसका 10 कॉलम होता बाद में भी 10 कॉलम रहता। दैट मीन्स ओनली चार्जेस एक्सचेंज, ठीक है, हुआ खाली चार्ज, ना इस आइसोलेटेड बॉडी ने लॉस किया ना इसने बाहर से गेन किया, खाली इसने एक्सचेंज किया। दैट मीन्स थ्रू आउट द होल प्रोसेस चार्ज इज सेम, तो उसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने बाहर से कोई फोर्स इस पे अप्लाई नहीं किया, ठीक है, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, इसका जो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मान लो P जो होता है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। अगर मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो लीनियर मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, आपको पता है फिजिक्स के सेकंड लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू dP/dt। इफ F इज 0 देन P इज कांस्टेंट, ठीक है। P किसके बराबर है, mu के बराबर। तो यहाँ पे इतना ही याद रखो। आप कैसे देखो, अगर मैंने 2 बॉल्स को रखा है, यहाँ पे 2 बॉल्स हैं, इसका मोमेंटम है मान लो P1 इज इक्वल टू 2 कुछ होगा, इसका P2 कितना होगा, मान लो 2, समझाने के लिए। तो टोटल मोमेंटम कितना होगा इसका, क्योंकि ये भी 2 के साथ चल रही है या 3 के साथ चल रही है, ये 2 के साथ चल रही है। मोमेंटम होता है टेंडेंसी ऑफ मोशन, तो इनका टोटल मोमेंटम कितना होगा, 3 + 2 दैट इज 5। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोलाइड किया आपस में। तो कोलाइड की वजह से क्या हुआ, इनकी मोशन मान लो डिफरेंट होगी। तो अब क्या होगा, मैं मानता हूं इसका जो मोमेंटम होगा ये 1 आया, तो इसका मोमेंटम 4 आएगा, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम कितना रहेगा, 5। दैट मीन्स बिफोर कोल्यूजन एंड आफ्टर कोल्यूजन इसका मोमेंटम क्या रहता है, इसका मोमेंटम सेम रहता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर होता है जब स्ट्रेट पाथ में ऑब्जेक्ट चलता है, दैट इज द लीनियर। ओके, देखो इस चीज को समझो, ये क्या है। मैंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ F इज इक्वल टू dP/dt। अगर मैंने F को 0 माना है, मैंने बोला एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना है सिस्टम में, तो dP/dt किसके बराबर आएगा, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो ये बनेगा P किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट, है ना। अगर P कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ dP/dt क्या आएगा, 0, कांस्टेंट का वैल्यू बनेगा 0, तो ये बनेगा ऐसे। तो आपको पता है m v कांस्टेंट के बराबर। इनिशियल और स्टार्टिंग में मैंने बोला मास m है, तो इनिशियल मोमेंटम u है, लास्ट में क्या होगा, m होगा, फाइनल वेलोसिटी v होगी। तो इनिशियल और फाइनल जब बराबर होगी तो दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे बुलेट और राइफल, गोली आगे चलती है तो उसकी वजह से बुलेट क्या होता है, ये जो गन है ये पीछे चलती है ताकि ओवरऑल मोमेंटम सेम रहे, ठीक है। अब चलते हैं इस पे एंगुलर मोमेंटम। जब हम रोटेशनल मोशन की या सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तब हम एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर हम बाहर से कोई इस पे फोर्स, टॉर्क जो है ये एक रोटेशनल फोर्स है, इस सिस्टम पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम को L से हम डिनोट करते हैं, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। L होता है किसके बराबर, I ओमेगा। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा आइडिया कि बाहर से अगर हम कोई फोर्स नहीं, देखो ये मान लो हमारा अर्थ है, ये मूव कर रहा है किसके, सन के अराउंड, ओके। हम बोलते हैं इसका जो मोमेंटम है ये क्या है, ये कंजर्व है, लेकिन बाहर से इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये क्या, ये हमेशा सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। मुझे पता है वेलोसिटी या इसके जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएंगे आपस में कॉरस्पॉन्डिंगली, लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, वो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे भी वैसा ही रहेगा, यहाँ पे भी वैसा ही रहेगा, लेकिन शर्त ये है कि बाहर से इसको डिस्टर्बेंस नहीं करनी है, ठीक है। देखो हमें पता है F इज इक्वल टू dL/dt, ठीक है। अगेन F इज इक्वल टू 0, L क्या है, कांस्टेंट, L निकलेगा कांस्टेंट। दो एंगुलर मोमेंटम मैंने बोला कांस्टेंट है। L होता है I1 ओमेगा 1। अगर यहाँ पे इसका है I1 ओमेगा 1 तो एट द सेकंड पोजीशन इसका होगा I2 ओमेगा 2। तो इनिशियल और लास्ट में क्या होगा, I2 ओमेगा 2 बराबर होगा। देखो बैलेट डांसर,
बैले डांसर होता है जो एक लड़की होती है, एक रोटेशनल पोजीशन में डांस करती है, ठीक है। तो जब वो घूमती है उसका जो क्या होता है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम वो हमेशा सेम रहता है। ओके, प्लैनेट मूव अराउंड द सन, जब प्लैनेट मूव करता है अराउंड द सन उसमें भी एंगुलर मोमेंटम टेंडेंसी ऑफ रोटेशनल मोशन हमेशा सेम रहती है। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई हैं। अब देखते हैं आगे। चलिए, अभी तक इतना ही था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।